चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7 ट्रांसफ़र प्राइसिंग का जो नेक्स्ट पार्ट था। पार्ट नंबर 6 तक जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सेक्शन जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो 92 जो ट्रांजेक्शन्स के सेक्शंस थे वो हमने कर रखा है। 92 भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के टोटल 13 कंडीशंस है, जिसमें से हमने 5 या 6 कंडीशन जो वो कर रखे हैं। बाकी जो भी कंडीशंस बचेंगे क्वेश्चन के साथ अगर आता है तो मैं वहीं पे डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो अलग से हम देख लेंगे सारे कंडीशंस जो भी है। 92 सी कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, जिसमें हमने ऑलरेडी तीन मेथड जो है वो देख रखा है। 3 मेथड्स में आपके कब मेथड हो गए, TNM मेथड हो गए और कॉस्ट प्लस मेथड जो हम कर चुके हैं। अब बचता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और एक बचता है आपका जो है आपका बचता है रीसेल प्राइस मेथड। ठीक है, तो ये टोटल 5 मेथड है। वो 2 मेथड जो बचे वो भी देख लेंगे। इसके बाद एक केस आता है 92C में, जो कि बोलता है कि मोर देन, अगर एक ही कंडीशन से, जैसे मान लीजिए कि मोर देन 1 आर्म लेंथ प्राइस आ जाए तो क्या करेंगे उस केस में, वो भी हम देख लेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस बाई AO, अगर AO आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करता है तो क्या होता है, उसके अफेक्ट क्या होते हैं अगर आर्म लेंथ प्राइस जो है वो डिटरमाइन करे AO। 92C4 ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में ही हमने बताया था कि जो भी 10AA का डिडक्शन मिलता है और 10A और चैप्टर 6 के जो भी डिडक्शंस हैं वो अगर आर्म लेंथ प्राइस AO ने डिटरमाइन किया है तो उस बढ़े हुए इंक्रीज्ड इनकम के अगेंस्ट जो है वो हमें 10A और 80 चैप्टर 6A 80C से 80U तक का डिडक्शंस उसके अगेंस्ट बढ़े हुए इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलता। फिर 92CA जो रेफरेंस टू TPO, इससे प्रीवियस वीडियो में ही हमने देखा था, जो भी था ट्रांजैक्शन प्राइसिंग ऑफिसर का कॉन्सेप्ट, वो सारा हमने देख लिया। सेफ हार्बर रूल 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसे हम देख लेंगे। उसके बाद 92CCA APA। अब APA क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे। फिर 92CD में बोला उसका अफेक्ट क्या है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी देख रखा है। 92D जो है वो मेंटेनेंस ऑफ डी से डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रोविजन है, इसको भी हम देख लेंगे। 92E बोलता है रिपोर्ट ऑफ CA। 92BA स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होते हैं हमने ऑलरेडी देख रखा है, जैसे 10A 115। BA भी अगर अडॉप्ट करता है SSC हमने देख रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो ये भी हो चुका है। एक सेक्शन है 286 जिसमें कंट्री बाई कंट्री का कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लेंगे। एक लास्ट सेक्शन होगा 93 जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इनकम टू नॉन रेसिडेंट है। यानी अगर हम बात करें तो हमारे टोटल्स जो है कितने सेक्शंस हो गए, एक तो 92 हो गया, 92B हो गया, 92A हो गया, 92C और ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट ही हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है वो हम देख लेंगे। फिर जो है वो TPO हो गया हमारा, और आज जो है हम इस सेक्शन को करेंगे। फिर जो हमारा सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो गया, फिर हमारा यहाँ पे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स हो गए। तो इतने सेक्शंस हो गए, और 92C के जो सेक्शंस हैं ना, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही समझिए। तो ये सेक्शंस हो जाएंगे तो एक दो सेक्शंस हमारे पास बचेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन नंबर 92CC, जिसमें APA क्या होता है और उसका अफेक्ट क्या होता है APA का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और रिलेवेंट क्वेश्चन जो होंगे इससे रिलेटेड वो भी जो है हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। APA होता क्या है। APA जो है ना, इसे बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, जैसे मान लीजिए जब भी हम आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करते हैं किसी भी SSC के लिए, तो हम कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, जो भी जैसे हमने 5 मेथड देख रखा है, उस मेथड के हिसाब से जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मेथड है वो लगाते हैं। APA में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि एडवांस जो है वो प्राइसिंग एग्रीमेंट होता है। किसके किसके बीच, अगर एक SSC है, ठीक है, SSC के बीच और जो है वो डिपार्टमेंट बोर्ड के बीच, ठीक है, एक एग्रीमेंट हो जाता है SSC और डिपार्टमेंट के बीच में कि जो है वो आर्म लेंथ प्राइस, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं, A लिमिटेड है, इसके कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं बाहर वाले अपने एसोसिएट इंटरप्राइजेस से। तो ये क्या होता है कि कोई भी मेथड फॉलो करके, जो दिए गए 5 मेथड है उसको फॉलो करके, या तो ये आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करे, ठीक है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, या APA एग्रीमेंट जब बनता है ना, तो उसमें SSC और बोर्ड यानी CBDT के बीच में जो है ना, वो प्रायर एग्रीमेंट हो जाता है कि जो आर्म लेंथ प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं उन 5 मेथड्स को लगा के, उसे छोड़िए, हम SSC और बोर्ड के बीच एग्रीमेंट हो जाता है कि हम आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए ना एक मैनर स्पेसिफाइड कर लेंगे। ठीक है, मैनर स्पेसिफाइड करेंगे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, या तो इस 5 मेथड्स में से कोई एक मेथड चूज करेंगे, उसमें कुछ एडिशन डिलीशन करना होगा या कुछ मॉडिफाई करना होगा, तो हम जो है उसे प्री डिटरमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन सा जो है वो मेथड आप पे लगेगा। तो सीधे सीधे बोले तो नाम से ही पता चल रहा है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, मतलब आर्म लेंथ प्राइस निकालने का SSC और बोर्ड के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक, कि कैसे जो है उस SSC का आर्म लेंथ प्राइस जो है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है,
अब हम इसमें नेक्स्ट ये तो आपको पता चल गया कि एपीए होता क्या है। अब हम देखते हैं कि एपीए कब इंटर कर सकते हैं, कैसे कैसे इंटर कर सकते हैं, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। सेक्शन 92 सीसी जो है वो बात करता है एपीए के बारे में। ठीक, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता क्या है, देखिए एपीए में अगर इंटर करना हो तो एक सपोज एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम असेसमेंट ईयर जो है वो 23-24 के लिए, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो है 23-24 में जो है हमने एप्लीकेशन दिया। ठीक है, एप्लीकेशन दिया बोर्ड को एपीए में इंटर होने के लिए। ठीक, तो आपको पता है कि डिपार्टमेंट का काम कितना तेज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि जब हमने एप्लीकेशन दिया तुरंत जो है वो एक्सेप्टेंस मिल गया और एग्रीमेंट जो बन गया एसएससी और बोर्ड के बीच में, नहीं। एक बार जब हम एपीए में इंटर होते हैं ना, तो कॉन्टिन्यूअस जो है, कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर्स के लिए वो अप्लाई होता है। 5 ईयर्स के लिए आप एपीए में जो है वो एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर एग्जांपल में समझें, हमने एप्लीकेशन दिया असेसमेंट ईयर 23-24, तो 24-25, 25, 26, 26, 27 और 27-28 इतने जो है वो असेसमेंट ईयर के लिए, यानी 5 1 2 3 4 5 असेसमेंट ईयर के लिए जो एपीए में इंटर हो सकते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, सपोज डैट आपने यहाँ एप्लीकेशन दिया। ठीक है, एपीए में इंटर होने के लिए आप जो है वो जब एग्रीमेंट बना, थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है। आपने तो यहाँ तो एप्लीकेशन दिया, सपोज डैट असेसमेंट ईयर 23-24 में आपने एप्लीकेशन दिया, और मान लेते हैं कि आपका जो है वो एग्रीमेंट बना उन इस ईयर में, मतलब 25-26 में जो है वो आके इंटर हुआ। यानी अगर 25-26 में देखें तो 1 अप्रैल से मान लेते हैं कि मई में जो है आपने इंटर किया, कोई भी डेट लेते हैं, अगर 10/5/2025। ठीक है, यहाँ पे आप आके एपीए आपके और डिपार्टमेंट के बीच में एग्रीमेंट बना। ठीक, तो आगे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एपीए में इंटर करते हैं, हमने पहले के तो जितने भी 23-24 या 24-25 के जो रिटर्न हो वो तो फाइल कर चुके होंगे, तो उसका क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट और आता है यहाँ, हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताते हैं। जब भी आप एपीए में इंटर होते हैं ना, तो आपके पास एक रोल बैक का कॉन्सेप्ट होता है। रोल बैक, रोल बैक क्या है, आप चाहें तो इस 5 ईयर्स के लिए तो आप एपीए में इंटर हो ही रहे हैं, प्लस आप चाहे तो साथ साथ जो है वो प्रीवियस प्रीवियस 4 ईयर के लिए आप रोल बैक कर सकते हैं। मतलब उस पर भी जो है ये एपीए का कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम प्रीवियस 4 ईयर में जाएँ तो 1920 असेसमेंट ईयर जो है वो 1920, 20, 21, 21, 22 और 22, 23, तो ये जो है इन 4 ईयर्स के लिए आप रोल बैक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, रोल बैक। अब रोल बैक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा पहले इसे देख लेते हैं, फिर हम आगे जो है इसे कंटिन्यू करेंगे। रोल बैक क्या होता है, जब आप एपीए में इंटर करें ना, जब आपने एप्लीकेशन दिया तो आपके पास चॉइस है कि आप रोल बैक में भी जा सकते हो। लेकिन रोल बैक में जाना है ना, तो आप ये नहीं, आपके पास चॉइस है कि किसी भी किसी भी ईयर के लिए जो है, किसी एक यहाँ पे आप नहीं चूज़ कर सकते कि हमें इस ईयर के लिए रोल बैक करना है, इस ईयर के लिए रोल बैक करना, नहीं। अगर आप रोल बैक में जाते हो तो आपको जो है वो प्रीवियस 4 ईयर, सारे ईयर के लिए जो है वो रोल बैक लेना होता है। मतलब बोल दे तो 4 ईयर्स के लिए जो है हमें रोल बैक कंपल्सरी लेना होगा। बट अगर मान लीजिए कुछ स्पेसिफाइड जो है वो प्रोविजंस हैं, स्पेसिफिकली मना करता है, और किस केस में जो है आप रोल बैक नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 4 ईयर्स के लिए आपको तो इंटर करना ही करना है, बट मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं 1920 में, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपने फुलफिल नहीं किया ना, तो उस ईयर पे जो है वो रोल बैक का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। जैसे मानते हैं 4 ईयर के लिए आप रोल बैक में इंटर हुए, ठीक है, बट 1920 या कोई भी ईयर ले लीजिए, 1920 हम एज्यूम करते हैं, 1920 में क्या हुआ, अगर सेम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे पहले जैसे अभी आपने जो एपीए के लिए दिया है एप्लीकेशन, वही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेम है और सेम एसोसिएट इंटरप्राइजेज है, उसी के लिए जो है वो आप इंटर कर सकते हो। आपने 139(1) में, मतलब रिटर्न जो है आपने फाइल कर रखा हो, अगर रिटर्न पेंडिंग है तो उस ईयर के लिए आप रोल बैक में नहीं जा सकते। 92E एक सेक्शन आता है, 92E एक सेक्शन आता है जिसमें 3 CEB रिपोर्ट की बात करता है, जो कि एक सीए जो है वो साइन करता है इस रिपोर्ट को। ठीक है, इस रिपोर्ट को जो है वो फर्निश करना होता है डिपार्टमेंट्स को। तो इस 3 कंडीशन में अगर नहीं है, इस 3 कंडीशंस को आप नहीं फुलफिल करते हैं, तो उस ईयर के लिए, उस स्पेसिफाइड ईयर के लिए, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए जो है वो रोल बैक का प्रोविज़न नहीं लगेगा। और लॉ ने जो है वो स्पेसिफिकली मना कर रखा है कि सपोज डैट 22-23 के लिए, 21-22 के लिए, 21 असेसमेंट या 21-22 के लिए अगर IT-80 में आपका कोई केस चल रहा था, ठीक है, ठीक है, IT-80 में, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपका कोई केस पेंडिंग था, उसके लिए जो है वो ऑर्डर आ गया, IT-80 ने कोई ऑर्डर दे दिया, तो अब ऑर्डर आने के बाद आप जो है वो उस पर रोल बैक का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा। ठीक, या फिर अगर कभी आपका जो है रोल बैक में आने की वजह से, मतलब एपीए जब लगा
तो आप रोल बैक में गए। ईपीए प्रोविज़न रोल बैक तब नहीं लगेगा जैसे मान लीजिए आपका इनकम जो है वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है उस इनकम से जो रिटर्न आपने फाइल कर रखा है। जैसे जब आपने रिटर्न फाइल किया उसमें सपोज दैट इनकम दिखा रखा है 10 लाख रुपए। अब क्या हुआ, रोल बैक या एपीए जब के हिसाब से जब हमने इनकम कैलकुलेट किया तो वो इनकम आ रहा है, मान लेते हैं 9 लाख रुपीज़। ठीक है, तो आपने रिटर्न में फाइल किया है 10 लाख रुपीज़ और आपका इनकम आ रहा है 9 लाख रुपीज़। तो आपको जो है वो 9 लाख रुपये इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे डिपार्टमेंट को लॉस होता है, मतलब जब भी लॉस आएगा तो डिपार्टमेंट नहीं मानेगा इस बात को। ठीक है, तो रोल बैक वहाँ पे नहीं लगेगा। ये सारी बातें जो हम एक एग्जांपल से देखेंगे। जैसे देखिए, रोल बैक जो इनकम वाली बात बोली ना मैंने कि इनकम जब भी रिड्यूस होगा तो रोल बैक नहीं लगेगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन केस में जो है वो रोल बैक आपको नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली बोल रखा है कि इस केस में रोल बैक एपीए का प्रोविज़न जो है अप्लाई ही नहीं होगा जब आईटीएटी ने जो है वो ऑर्डर दे रखा है। आपका केस पेंडिंग था इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने और उसका ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आने के बाद जो है उस प्रीवियस जो 4 ईयर के लिए आप इंटर कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर ईयर जिसके लिए केस पेंडिंग चल रहा था उसका ऑर्डर आ गया, उस केस में आपको रोल बैक नहीं मिलेगा। इनकम रिडक्शन वाली जो हम बात कह रहे हैं उस बात को देखिए। जैसे हुआ कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका इनकम जो है वो असेसमेंट चल रहा था, असेसमेंट में था, आपने जो है 139(1) में जो है रिटर्न फाइल कर रखा है। सपोज डैट हम केस 1 लेते हैं, आपने इनकम फाइल कर रखा है 70 लाख रुपये आपने अपने रिटर्न में दिखा रखा है। ठीक है, एओ ने जब एसेस किया तो उसने 75 लाख इनकम कंसिडर किया। बट एज पर एपीए जो है, एपीए के हिसाब से जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जब हमने इनकम कैलकुलेट किया तो उसका इनकम आ रहा है मान लीजिए 65। तो इस केस में जो है ना रोल बैक प्रोविज़न अप्लाई होगा या नहीं, क्योंकि देखिए अब आप बोलेंगे तो फिर रोल बैक में हम इंटर ही क्यों करें कि जब जब हमारा इनकम जो है एज पर एपीए कम आ रहा है तो उसको हम उस इनकम को कंसीडर ही नहीं करेगा डिपार्टमेंट, तो हम रोल बैक में करें क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि आपका एओ ने जो है वो इनकम 75 लाख रुपये जो है असेसमेंट कर रखा है, मतलब 70 आपने माना था बट एओ बोल रहा है कि आपका इनकम जो है वो 75 होना चाहिए और एपीए बोल रहा है कि आपका इनकम जो है वो 65 होना चाहिए। तो इस केस में हम 65 इनकम कंसीडर नहीं करेंगे आपकी एपीए इंटर होने के बाद भी, क्योंकि अगर हम डिपार्टमेंट 65 कंसीडर कर लिया तो डिपार्टमेंट को यहाँ पे लॉस हो जाएगा और डिपार्टमेंट अपना लॉस नहीं चाहता। इस वजह से क्या होगा, 70 जो है आपकी इनकम मान ली जाएगी। तब असेसमेंट जो ऑर्डर है वो जो है जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जैसे अगर ये आप एपीए में इंटर नहीं करते तो आपके आपके फाइल किए गए इनकम और एओ के असेसमेंट किए गए इनकम के बीच में डिस्प्यूट आ जाता 5 लाख रुपीज़। या तो आप एओ की बात को मानते या फिर आप जो है वो फिर केस फाइल करते, जो भी करते। तो इस वजह से क्या होगा, जब आप एपीए में इंटर कर गए तो ये तो इसे तो इग्नोर कर ही देंगे। बस आप इनकम जो है वो 70 लीजिए, ना कि 65 लीजिए। ठीक है, तो इस केस में एपीए जो है वो अप्लाई नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है वो रोल बैक का प्रोविज़न अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इनकम है, आपने फाइल किया 70, एओ ने 70 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एपीए एपीए का जो इनकम है, सपोज डैट एपीए ने यहाँ पे दिया 60। ठीक, इस केस में क्या होगा, आपने जो इनकम फाइल कर रखा था 70, एओ के हिसाब से भी 70 बन रहा था, बट यहाँ पे जो है एपीए के हिसाब से 60 आ रहा है तो हम 60 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब एपीए अप्लाई ही नहीं हुआ तो यहाँ पे भी बोलेंगे कि हमें रोल बैक इस पर्टिकुलर ईयर में जो है वो नहीं मिला। ठीक है, तो यही बात थी इनकम की कि जब इनकम रिड्यूस होना, जब भी इनकम रिड्यूस होगा तो वहाँ पे जो है उस पर्टिकुलर ईयर में रोल बैक का प्रोविज़न नहीं अप्लाई होगा। ठीक, तो ये टोटल इतने केसेस हो गए रोल बैक से रिलेटेड। रोल बैक में जाने के लिए हमें जो है वो फ़ी लगता है 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, और अगर हमें एपीए का एप्लीकेशन देना होना तो 10 लाख रुपीज़ का जो है वो हमें फ़ी लगता है। अब इसमें और भी कई सारी बातें हैं समझने वाली। देखिए, आई होप कि आपको ये बातें तो समझ में गई होंगी कि जो कब कब हमें जो है रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, और एक बार आप इसमें से चूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे। आप इसमें से चूज़ नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए हमें रोल बैक जाना है, किसी पर्टिकुलर ईयर के नहीं जाना है। इंटर तो करना होगा आपको 4 ईयर्स के लिए, प्रीवियस 4 ईयर्स के लिए पूरे के लिए इंटर करना होगा। हाँ, उस पर जो पर्टिकुलर ईयर्स पे नहीं अप्लाई होगा अगर ये जो है कंडीशंस फुलफिल नहीं होते हैं, जो ये कंडीशंस मैंने बताया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम वहीं फिर आते हैं जहाँ से स्टार्ट किए थे। आपने एप्लीकेशन दिया था जब एपीए के लिए, तो सपोज दैट एग्रीमेंट बना, एप्लीकेशन दिया आपने 23-24 में, बट क्या हुआ, एग्रीमेंट बना 10/5/25 को। ठीक है, तो आप बोलेंगे एग्रीमेंट तो बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा एपीए के हिसाब से जो है वो आर्म लेंथ प्राइस
कैलकुलेट होगा। बट हमने तो जो है वो पहले जब एपीए में इंटर नहीं किया होगा तो वो 5 मेथड में से कोई भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा उस मेथड को यूज़ करके हमने अपनी इनकम फाइल कर दी होगी। हो सकता है कि कुछ कुछ ईयर्स का तो असेसमेंट भी हो गया होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्या हम जब एपीए में इंटर हो गए तो आप बोल रहे हो कि प्रीवियस 4 ईयर के लिए भी एपीए अप्लाई होगा और आने वाले 5 ईयर्स के लिए भी एपीए अप्लाई होगा। तो फिर वो अगर एपीए के हिसाब से हम आर्म लेंथ प्राइस निकालें और जो हमने एपीए में इंटर करने से पहले आर्म लेंथ प्राइस निकाला था उस दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। तो उसका क्या करें? तो देखिए करना क्या होता है, जब आप एपीए में इंटर किए, जैसे 10/5 यानी 10/5/25 को आपने जो है वो इंटर किया है एपीए में, तो क्या करेंगे आप, ये जो मंथ है, ये जब भी एपीए में इंटर हुए हैं तो उस मंथ के एंड से, मतलब ये मंथ कब एंड होगा, तो जैसे मान लीजिए ये जो 31 मई, ठीक है, 31 मई को जो है वो ये मंथ एंड होगा, कि आपको इंटर हुआ एपीए में जो है वो 10/5 को, 31 मई को 25 को जो है ये मंथ एंड होगा। तो इस मंथ जहाँ से एंड होगा वहाँ से जो है हम 3 मंथ का टाइम देते हैं कि आप जो है अपने सारी इनकम, अब एज़ पर जो भी आपने एपीए में एपीए के हिसाब से आप फिर वो इनकम कैलकुलेट करिए, और जो भी इनकम एज़ पर एपीए बनता है और जो आपने रिटर्न फाइल कर रखा है उसमें जो डिफरेंसेस आ रही हैं उस सारे डिफरेंसेस को कंसिडर करते हुए आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करिए। 3 मंथ का टाइम देता है, कहाँ से, जब भी एपीए में इंटर किए हो वो मंथ जब एंड हो रहा है तो वहाँ से 3 मंथ के अंदर अंदर आपको जो है वो मॉडिफाइड करना होगा अपना रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो मॉडिफाई करना होगा। ठीक, अब एक केस और आता है, ये तो रहा रिटर्न की बात। हो सकता है कि कुछ हो सकता है इसमें से कुछ ईयर्स का जो है वो असेसमेंट ऑर्डर आ चुका हो, असेसमेंट कंप्लीट हो गया हो, कुछ ईयर्स का हो सकता है कि पेंडिंग हो असेसमेंट। तो जिसका पेंडिंग है असेसमेंट उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो एज़ पर हम एपीए जो है फिर से असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑफ द एपीए एग्रीमेंट, जो भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, उसके हिसाब से आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा और उसी को कंसिडर करते हुए जो है वो असेसमेंट अपना कंप्लीट करेगा। लेकिन उन ईयरों के लिए क्या करें जिसका जो है वो ऑलरेडी असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मॉडिफाइड रिटर्न के लिए 3 महीने दिए, तो जब भी ये 3 महीने कंप्लीट होते हैं, जैसे मान लीजिए 31/5 है, तो 6, 7, 8 मतलब 30 अगस्त को, यानी पूरा जो है वो जून जुलाई अगस्त यानी 30 अगस्त 2025 तक जो है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका मॉडिफाइड रिटर्न। ठीक, 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त 25 तक जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका ये मॉडिफाइड रिटर्न। ठीक, अब असेसमेंट ऑर्डर के लिए क्या करें, क्योंकि हो सकता है जो कंप्लीट हो गया है, जो पेंडिंग है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कंप्लीट हो चुका है, जैसे हमने रिवाइज कर दिया रिटर्न तो ऐसे ही तो असेसमेंट भी तो कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमने मॉडिफाई किया है रिटर्न, उस ईयर के एंड में आ जाएंगे। अब वो ईयर एंड कब होगा, वो ईयर एंड होगा मान लीजिए 31 मार्च 2026 को जो है वो रेलिवेंट ईयर कंप्लीट हो रहा है। तो ये ईयर कंप्लीट होगा जहाँ पे 31 मार्च 2026 को जो है वो ईयर कंप्लीट होगा ना, जब भी जिस ईयर में आपने मॉडिफाइड रिटर्न किया ना, तो वो रिलेवेंट ईयर कब एंड हो रहा है, एंड होगा 31 मार्च 2026 को। ठीक, अब यहाँ जब कंप्लीट होगा वो ईयर, तो यहाँ से आपको 1 ईयर यानी 12 मंथ का टाइम मिलेगा असेसिंग ऑफिसर को अपने ऑर्डर को, जो कंप्लीट कर चुका है ऑलरेडी असेसमेंट, जिन जिन ईयरों का सपोज डेट 19, 20, 21, 2021, 21, 22 का जो है वो असेसमेंट हो चुका था, आगे आने वाले ईयर के लिए पेंडिंग था, तो जो पेंडिंग था तो उसको तो एपीए के हिसाब से कर लेगा, लेकिन जो हो चुका है उसको यहाँ से 12 मंथ और भी टाइम मिलेगा अपने असेसमेंट को जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ तक जो है असेसिंग ऑफिसर अपने असेसमेंट को जो है वो कंप्लीट करेगा। तो ये तो था इसमें मैंने इंक्लूड करके जो 92 CD जो अफेक्ट ऑफ एपीए था वो भी मैंने बता दिया कि क्या होगा अफेक्ट ऑफ एपीए जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है। तो यहाँ तक असेसमेंट जो है वो कंप्लीट करना रहेगा उसको। ठीक, ये सारा एपीए का कॉन्सेप्ट था। और भी कुछ चीज़ें हैं एपीए में, जैसे मर्जर डीमर्जर के भी कुछ केसेस हैं, उसको भी हम जो है वो देख लेते हैं क्या होगा। एक्चुअली एपीए देखिए, एपीए में हम इंटर करते क्यों हैं, एपीए में इंटर करते हैं ताकि जो हमारे और डिपार्टमेंट के बीच में बार बार जो डिस्प्यूट आते हैं, हमने कुछ अलग आर्म लेंथ प्राइस निकाला, डिपार्टमेंट कुछ और कंसिडर कर रहा है, तो ये सब डिस्प्यूट ना आए, इस वजह से जो है हम एपीए में इंटर कर लेते हैं, ताकि एक स्पेसिफाइड मैनर बन जाए हमें आर्म लेंथ प्राइस निकालने का, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कुछ हम ऑलरेडी बना लें, एग्रीमेंट कर लें, ताकि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट ना रहे, और एसएससी और डिपार्टमेंट के लिए, दोनों के लिए वो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने प्री डिटरमाइंड मैनर में जो है आर्म लेंथ प्राइस निकाला है, ना तो हमारे असेसिंग ऑफिसर को कोई दिक्कत होने वाली है और ना ही एसएससी को कोई दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए जो हम एपीए एग्रीमेंट में जो है वो इंटर कर लेते हैं डिस्प्यूट से बचने के लिए। अब देखिए क्या होता है एपीए, जैसे मान लीजिए कुछ मर्जर और डीमर्जर हो सकता है कि कोई कंपनी जो है वो ये सपोज डैट एक कंपनी, हम सबसे पहले अमलगमेशन का केस लेते हैं। ठीक है, देखिए एक ए लिमिटेड है, ठीक, और बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड
एपीए में जो है वो एंटर किया था, बी लिमिटेड में ने भी जो है वो एपीए में एंटर हुआ था। ठीक है, अब ए और बी मर्ज करके, अमलगमेंट करके एक नया कंपनी बना लिए, ए एंड बी लिमिटेड। ओके, अब बताइए इस नए कंपनी पे क्या एपीए और रोल बैक जो है वो मिलेगा क्या? जब देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट कौन था, ए लिमिटेड, यहाँ पे एप्लीकेंट कौन सा, बी लिमिटेड। यहाँ पे कंपनी कौन सा बना, ए और बी लिमिटेड। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी उसकी आइडेंटिटी अगर है, जो पहले आइडेंटिटी थी जिस कंपनी की, उसकी आइडेंटिटी आज भी है ना, आज भी एग्जिस्ट करती है उसकी आइडेंटिटी, तो उस केस में वो रोल बैक का बेनिफिट भी ले सकता है और एपीए का बेनिफिट भी ले सकता है। बट जिसने पहले एप्लीकेशन दिया था एपीए में, बट उसका आइडेंटिटी आज नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका आइडेंटिटी, तो उस केस में जो है उसे रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए लिमिटेड की आइडेंटिटी ए लिमिटेड के नाम से थी, बी लिमिटेड की आइडेंटिटी जो है बी लिमिटेड के नाम से थी, दोनों एप्लीकेंट थे एपीए की। बट जब ए और बी कंपनी बना, ए और बी लिमिटेड बने, नया कंपनी बना ना इन दोनों को मर्ज करके, तो ए बी लिमिटेड का रोल बैक का प्रोविज़न मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? ए एंड बी तो जब हम रोल बैक प्रीवियस 4 ईयर के लिए देते हैं, उस समय तो जो है ए और बी की आइडेंटिटी ही नहीं थी, मतलब ए की आइडेंटिटी तो बची नहीं, बी की भी आइडेंटिटी नहीं बची, और ए बी तो उस समय कंपनी थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जब कंपनी ही नहीं थी तो हम रोल बैक किसको दें? तो रोल बैक मिलेगा ही नहीं। अब बात आता है कि चलिए रोल बैक तो नहीं मिलेगा, एपीए का क्या करें, एपीए मिलेगा कि नहीं? तो जब ये कंपनी जब अप्लीकेंट बनेगी, जब ये कंपनी फिर एप्लीकेशन देगी एपीए के लिए, तो वहाँ पे उसे एपीए मिल जाएगा। बट ये कंपनी आप बोलेंगे एपीए के लिए एप्लीकेशन दे रही है, तो जो भी एपीए में इंटर करता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो रोल बैक में जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो रोल बैक में इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा रोल बैक में जाने के लिए, क्योंकि जिस प्रीवियस ईयर के लिए रोल बैक का ऑप्शन इसको मिलेगा, उस ईयर में तो ये कंपनी थी ही नहीं, तो रोल बैक मिलेगा कहाँ से? तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एपीए के लिए जो है वो अप्लाई करता है तो उसे एपीए का बेनिफिट मिल जाएगा। ये अमलगमेशन का केस था। सपोज डैट एक हम एस लिमिटेड लेते हैं, एस लिमिटेड और एक एम लिमिटेड। क्या हुआ, एस लिमिटेड जो है वो एम लिमिटेड में मर्ज हो गई और एक नई कंपनी बनी एम लिमिटेड। ठीक है, मतलब एम लिमिटेड ने अपने में ही एस लिमिटेड को मर्ज कर लिया, और एम लिमिटेड अब क्या है बताइए, इसे एपीए और रोल बैक का बेनिफिट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। अगर ये एपीए में इंटर होता है, अगर ये एपीए में इंटर होता है तो एम लिमिटेड को जो है वो प्रीवियस ईयर में अगर 4 ईयर का ऑप्शन में जो है ऑप्शन रहता है रोल बैक लेने के लिए, तो रोल बैक में जाना चाहता है तो वो जाएगा, क्योंकि एम लिमिटेड पहले भी थी, एम लिमिटेड आज भी है, तो इसे एपीए और रोल बैक दोनों का जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, अब और भी देखते हैं केसेस, जैसे डी मर्जर का एक केस लेते हैं। सपोज डैट एक एम लिमिटेड था, ये डी मर्ज होके बना एम लिमिटेड और एन लिमिटेड। ठीक है, और ये रियल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक टाइटन लिमिटेड है। ठीक है, इससे बना एक टाइटन लिमिटेड। ठीक, एक कंपनी बना जो है वो, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, टी लिमिटेड। ठीक, अब टाइटन लिमिटेड जो कंपनी थी, ठीक है, टाइटन लिमिटेड की आज भी आइडेंटिटी मेंटेन है। सपोज डैट ये एप्लीकेंट था, ठीक है, एपीए का, तो टाइटन लिमिटेड को यहाँ पे रोल बैक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, और एपीए का भी जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा। बट टी लिमिटेड को क्या रोल बैक का ऑप्शन मिलेगा क्या? नहीं। टी लिमिटेड अगर अब एप्लीकेशन दे के एपीए में जाना चाहता है तो जाए। अब एपीए के साथ हमें ऑप्शन मिलता है रोल बैक का, लेकिन रोल बैक का ऑप्शन तो तब लेगा ना जब ये उस प्रीवियस ईयर में एग्जिस्ट करता। प्रीवियस ईयर में तो टी लिमिटेड था ही नहीं, तो एग्जिस्ट कहाँ से करे? जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो रोल बैक का ऑप्शन तो खत्म। और एपीए का तो इस वजह से ले रहा है कि अब तो टी लिमिटेड की आइडेंटिटी हो गई है, अब आने वाले ईयर्स के लिए वो एपीए में इंटर हो जाए, बट यहाँ पे रोल बैक नहीं मिलेगा उसे। ठीक, तो ये था हमारा अमलगमेशन मर्जर और डी मर्जर के केस में कब रोल बैक मिलता है, कब एपीए का हम बेनिफिट ले सकते हैं। एपीए का बेनिफिट तो देखिए हर केस में ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, जैसे ए लिमिटेड ने एपीए के लिए अप्लाई किया था, बी लिमिटेड ने एपीए के लिए अप्लाई किया था, इस वजह से जो है इसे एपीए का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ए बी ना फिर जो है वो एप्लीकेंट बनेगा, ये एप्लीकेशन फाइल करेगा एपीए के लिए, तो ही उसे एपीए का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। बट रोल बैक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो चूज़ भी करना चाहे तो रोल बैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये केसेस, ये पूरे कॉन्सेप्ट थे एपीए के। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन है ना वो हम फटाफट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है जिसमें क्या बोलता है, डी वाई लिमिटेड है, डी वाई लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, इसकी एसोसिएट इंटरप्राइजेज है सी डी इनकॉर्पोरेशन, जो कि फॉरेन की कंपनी है। ये इंटर किया, एग्रीमेंट बनाया आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए डी वाई लिमिटेड, और एपीए में जो है वो एग्रीमेंट बना इसको 25 नवंबर 2022 को। ठीक है, यानी 25 नवंबर 2022 को जो है वो एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ इस डेट पे जो है वो इंटर हो गया एग्रीमेंट में। ठीक है, यानी 22-23 में जो है 22-23 में जो है वो इंटर हो गया एग्रीमेंट में, इंटर हो गया एग्रीमेंट में। ठीक,
यहाँ एप्लीकेशन उसने पहले दे रखा होगा, एग्रीमेंट जो बन गया 25 नवंबर 2022 को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। रोल बैक प्रीवियस ईयर 18-19, ठीक है, 19-20, 21-20 और 21-22, ठीक है। इसके जो है ये 4 साल रोल बैक के थे, जो कि हमें ऑप्शन मिलता है ना रोल बैक में जाने के लिए, तो ठीक है, रोल बैक में का ऑप्शन है इसके पास। अब आगे पढ़ते हैं। एओ वांट टू अप्लाई द टीपी प्रोविजन, मतलब एओ चाहता है कि हम ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगाएं फ्रॉम ईयर असेसमेंट ईयर 13-14 से। अरे कैसे हो सकता है, जब हम एपीए में इंटर होते हैं, जब एपीए में इंटर हुआ, रोल बैक हमें सिर्फ 4 ईयर्स के लिए मिलता है, और प्रीवियस 4 ईयर में जाएँ तो हमारे पास प्रीवियस 4 ईयर 18, 19, 19, 20, 21, 22, 20, 20, 21, 21, 22 का ऑप्शन है रोल बैक के लिए। हम 4 साल से ज़्यादा रोल बैक नहीं जा सकते, रोल बैक का ऑप्शन 4 साल से ज़्यादा नहीं ले सकते। और यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर चाहता है कि 13-14 में उसका रोल बैक ऑप्शन दे, ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन लगाए, तो नहीं, यहाँ पे जो है वो नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन में देखिए पूछा भी है कि वेदर यू करेक्ट टू अप्लाई द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन फॉर द असेसमेंट ईयर 13-14, तो बिल्कुल आंसर यहाँ पे नो होगा, क्योंकि रोल बैक का ऑप्शन हमें 4 ईयर्स के लिए मिलता है, ओनली 4 ईयर। ठीक है, और आप 13-14 में जाना चाहते हो, तो 13-14 में कैसे हम ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन लगा दें, रोल बैक का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, 4 साल के लिए रोल बैक का ऑप्शन मिलता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी वाई लिमिटेड ने जो फाइल किया रिटर्न असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, वो किया 26 अगस्त 2022 को। अच्छा, ठीक है, मतलब ये जो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो बता रहा है कि उसने रिटर्न फाइल किया, वो 26 अगस्त यानी 26/8/22 को जो है वो फाइल किया, और असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो है वो 31 अगस्त 2023 को जो है वो रिटर्न फाइल किया। ठीक है, बोल रहा है कि असेसमेंट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर, जो भी एओ असेसमेंट करता है तो उसका क्या हुआ, 1920 और 1920 से लेकर 22-23 तक का असेसमेंट जो है वो हो चुका है, ठीक है, कंप्लीटेड है। बट असेसमेंट ईयर 23-24 जो है वो पेंडिंग है ऑन द डेट ऑफ इंटर इन एपीए। जब इंटर कर रहा है ना एपीए में, उस डेट पे क्या है, 1920 असेसमेंट ईयर से लेकर 2022-23 तक के जो भी असेसमेंट ईयर है, मतलब 1920, 2021, 21-22, 22-23, इन सारे ईयर का असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जब हमने थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट देखा था, जिस ईयर का असेसमेंट हो चुका है उसको क्या बेनिफिट मिलता है, तो जिस ईयर का असेसमेंट हो चुका है, तो मैंने बताया था ना कि असेसमेंट के लिए हमें कितना टाइम मिलता है। सबसे पहले हमें मॉडिफाई करने का 3 महीने मिलते हैं। मॉडिफाई के जिस जिस ईयर में मॉडिफाई किया उस ईयर के एंड से हमें 12 मंथ और मिलते हैं असेसमेंट कंप्लीट करने को। तो क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि असेसमेंट कंप्लीट हो गया 1920 से लेके 22-23 तक है, बट असेसमेंट ईयर 23-24 का पेंडिंग है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस ईयर के लिए पेंडिंग है उसमें हम क्या बोलेंगे। अब इसका आंसर क्या देंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन में भी यही बात पूछ रहे हैं कि बताइए व्हाट विल हैपन टू कंप्लीट एज वेल एज पेंडिंग असेसमेंट। तो क्या होगा, जो असेसमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, उसे मॉडिफाई करेंगे। पीरियड आपको मैंने बता ही दिया कॉन्सेप्ट में, कब तक जो है वो मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब भी जो पेंडिंग असेसमेंट है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें क्या करेगा, एपीए को कंसीडर करते हुए आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा और अपना जो है वो असेसमेंट कंप्लीट करेगा। और जो कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं उसके लिए असेसिंग ऑफिसर को टाइम मिलेगा कि अपने असेसमेंट को जो है वो मॉडिफाई करे। और टाइम लिमिट कैसे निकालेंगे आपको मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे बोला है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, थर्ड पार्ट कर लिया, सेकेंड पार्ट में क्या बोला, सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है ये, इन रेस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है, यानी 20-21 के असेसमेंट ईयर के रेस्पेक्ट में द टीपी अराइव्ड रिजल्टिंग रिडक्शन इन इनकम। ओ मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन जब हम एपीए इस पे लगा रहे हैं ना, तो उसका इनकम जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है ऑफ द एसएससी। डिस्कस वेदर द रोल बैक प्रोविजन कैन बी अप्लाइड फॉर द असेसमेंट ईयर। बताइए रोल बैक प्रोविजन अप्लाई हुआ क्या। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे देखिए, जब भी एपीए में इंटर होने की वजह से आपका इनकम अगर कम आ रहा है एज़ पर एपीए, और आपने रिटर्न फाइल कर रखा है, वो इनकम ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट अपना लॉस कभी नहीं करेगा, बोलेगा कि आप रोल बैक उस ईयर के लिए नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2021 बताइए, क्या जब उसका इनकम कम हो जा रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगाने के बाद एपीए में जो इंटर कर रहा है उस हिसाब से, तो क्या हम रोल बैक देंगे क्या उस असेसमेंट ईयर के लिए। तो बिल्कुल नहीं, रोल बैक उस असेसमेंट ईयर के लिए उसे नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन था। और भी आगे देखते हैं क्वेश्चन, जैसे देखिए
एक नवंबर 17 का क्वेश्चन था, वेदर द रोल बैक हैज़ टू बी रिक्वेस्टेड फॉर ऑल 4 ईयर और अप्लीकेंट कैन चूज द ईयर आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। बोल रहा है कि क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम सारे 4 ईयर्स के लिए, या फिर अप्लीकेंट्स के पास चूज़ करने का ऑप्शन है। तो मैं बोला आपके पास ऑप्शन है ही नहीं चूज़ करने का। आप जब भी इंटर करेंगे रोल बैक के लिए तो कॉन्टिन्यूस जो है प्रीवियस 4 ईयर के लिए रोल बैक ऑप्शन मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि किसी पर्टिकुलर फोर ईयर में से किसी पर्टिकुलर 4 ईयर पे रोल बैक नहीं अप्लाई होगा, उनके वो कंडीशंस हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप पर्टिकुलर एक ईयर को जो है वो चूज़ करिए कि इस ईयर में हम रोल बैक नहीं लेना चाहते हैं। जैसे 2021 में हम रोल बैक नहीं लेना चाहते, 1920 के लिए लेना चाहते हैं, तो ऐसा आपके पास एसएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वंस ही इंटर्ड इन अ रोल बैक देन ए कंटिन्यूअस प्रीवियस 4 ईयर के लिए जो है वो अब वो चूज़ करेगा। उससे चूज़ करने का एक पर्टिकुलर ईयर के लिए ऑप्शन नहीं होता है कि 4 ईयर में से 1 ईयर के लिए वो चूज़ कर ले, 1 ईयर के लिए नहीं। तो ऐसा चूज़ करने का जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, तो यहाँ पे आप आंसर उस हिसाब से लिख देंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि एक्स लिमिटेड है वाई लिमिटेड, जो दोनों के पास एबीए था, दोनों मर्ज होकर एक्स वाई लिमिटेड बन गई। बताइए यहाँ पे रोल बैक लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, रोल बैक का ऑप्शन तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स वाई जब कंपनी थी ही नहीं प्रीवियस ईयर में, तो रोल बैक किस पे अप्लाई करेगा? अब ये अप्लीकेंट बनता है अगर एपीए के लिए, मतलब एपीए के लिए अगर ये एप्लीकेशन देता है तो ठीक है, आगे एपीए आप लगाओ, बट रोल बैक का ऑप्शन तो आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, आपकी अस्तित्व ही नहीं थी उस टाइम पे। ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द रीजन दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। आपको बताना है कि करेक्ट है या नहीं ये स्टेटमेंट। एपीए वंस इंटर्ड बाय द टैक्स पेयर विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन बी मॉडिफाई और रिवाइज्ड। बोल रहा है कि क्या जो है एक बार आप एपीए इंटर हो जाते हैं तो वो मॉडिफाई और रिवाइज हो सकता है या नहीं। ये मॉडिफाई और रिवाइज हो सकता है या नहीं, या फिर सीधे सीधे जो हम एपीए को कैंसिल कर देंगे। ये बताइए कि अगर डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में जो है वो एपीए एग्रीमेंट बनता है, उसको बनाने में कम से कम साल से 2 साल जो है हमें लग जाते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस की वजह से क्या हम एपीए को जो है वो कैंसिल ही कर दें? नहीं, एक रूल है जो कि आप एस्टीमेट में देखिएगा, जिसमें रूल 10 क्यू का, सॉरी 10 क्यू में दिया हुआ है, रूल 10 क्यू में, कि हम एपीए को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं कुछ कुछ केसेस में। ठीक है, एपीए को जो हम रिवाइज कर सकते हैं। अब किस किस केस में रिवाइज कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके कुछ एजम्पशंस थे। अब देखिए रिवाइज कब कब होते हैं वो कंडीशंस हम अभी देखते हैं। या तो डिपार्टमेंट जो बोर्ड है, मतलब सीबीडीटी अगर चाहे तो वो सू मोटो जो है वो उसे रिवाइज कर सकता है, या फिर एसएससी अगर रिक्वेस्ट करता है, एसएससी जो है वो अगर रिक्वेस्ट करता है तो उस केस में जो है हम उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सू मोटो सीबीडीटी भी कर सकता है, और एसएससी जो है वो रिक्वेस्ट करेगा तो हम एपीए को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। कंडीशन किस किस केस में जो है वो रिवाइज होता है जनरली देखिए। पहला केस अगर हम लें तो कोई हमारे एजम्पशंस में, जैसे हम जो भी एपीए में एंटर किए थे आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए, कुछ उसके एजम्पशंस थे, कुछ उसके कंडीशंस थे, एजम्पशंस और कंडीशंस में चेंजेस हो गए और वो चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं हैं ताकि हमें जो एपीए को कैंसिल करना ही पड़ जाए। उस केस में हम रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा चेंजेस ऑफ लॉ अगर चेंज हो गया, तो लॉ चेंज हो गया और वो चेंज लॉ जो हुआ है ना वो इतना उस नेचर का नहीं है कि हम जो है इस पर एपीए को नॉट बाइंड करें, मतलब एपीए को इनअफेक्टिव कर दें। तो उस केस में सेकेंड थर्ड केस क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ए लिमिटेड है, ठीक है, ये इंडिया की कंपनी है, एक बी इनकॉर्पोरेशन है जो कि यूएस की कंपनी है। ठीक है, ये हमारी एसोसिएट इंटरप्राइजेज है। यहाँ की यूएस में जो है वो टैक्स के लिए जो यूएस की अथॉरिटी होगी कोई, इंडिया में जो है वो इंडिया की अथॉरिटी है। ठीक है, अब क्या किया यूएस की अथॉरिटी ने जो है इंडियन अथॉरिटी से बोला कि प्लीज़ आप जो है ये जो एपीए में आप इंटर किए हैं ए लिमिटेड के साथ, इसको जो है वो रिवाइज्ड कर दीजिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो बाहर की जो फॉरेन कंपनी की अथॉरिटी है वो इंडियन कंपनी से बोला कि आप जो है इस एपीए को जो है वो रिवाइज्ड करिए। तो इस केस में जो है वो इंडियन अथॉरिटी जो भी टैक्स अथॉरिटी है वो उस केस में जो है वो रिवाइज कर देगी। और कभी भी रिवीजन होता है ना तो अपॉर्चुनिटी ऑफ ओबीएस, जिसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हियर्ड देना होता है एसएससी को, उसके बाद ही जो है हम रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 3 केस में हम रिवाइज कर सकते हैं एपीए को। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, हम एपीए को जो है मॉडिफाई और रिवाइज कर सकते हैं। आप कंडीशंस, ये तीनों कंडीशंस ही इस क्वेश्चंस के जो है वो आंसर बनेंगे। यहाँ पे एपीए जो है वो रिवाइज्ड हो जाएगा। ये एपीए से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट थे, कुछ भी हमने इसमें नहीं छोड़ा है। अमलगमेशन, डीमर्जर, मर्जर के केस में क्या होगा, रोल बैक का ऑप्शन कब मिलता है, कब कब रोल बैक का ऑप्शन नहीं मिलता है, कब हम एपीए में इंटर करते हैं, और एपीए में इंटर करते हैं वो जो दिया है सारे प्रोसीजर जो है 92 सीसी में दिया है, यानी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 92 सीसी। फिर जो है उसके अफेक्ट क्या होते हैं जो कि हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं, कि जब भी असेसमेंट ऑर्डर, मॉडिफाइड रिटर्न, ये सारे जो है 92 सीडी में दिए हुए हैं। जो 92 सीडी में बोला है कि अफेक्ट क्या होते हैं एपीए के। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हमने कर रखा है, इसमें एक भी चीज़ नहीं छूटा हुआ है। तो थैंक यू, ये पार्ट हो गया। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जो है और भी जो भी कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, और एक दो पार्ट में हम पूरा जो है वो ख़त्म कर देंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। थैंक यू।